हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम का पेपर एनालिसिस। इससे पहली वीडियो में हमने सेक्शन फर्स्ट का एनालिसिस किया था जो कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट था। इस वीडियो में हम सेक्शन सेकंड का एनालिसिस करने वाले हैं जो कि अरिथमेटिक टेस्ट है आपका। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है एग्ज़ाम के बारे में वो हम इससे पहली वीडियो में अच्छे से और डिटेल में कवर कर चुके हैं। यहाँ पर हम इन शॉर्ट में बता देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है और इसमें एक OMR सीट दी जाती है। उसमें आपको आंसर सर्किल करने होते हैं। जैसे कैसे एक सीट दे रखा होगा और सपोज कर लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ए है, ठीक है। मान कोई क्वेश्चन किया आपने, उसका आंसर ए है, तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन दे रखे होंगे A, B, C और D। ये एक सर्किल में बंद होते हैं ऐसे करके। जैसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन किया आपने और उसका आंसर ए है, तो आपको क्या करना है, एक आपकी OMR सीट होगी। यदि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ए सही है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस डार्क सर्किल बना देना है। तो इस हिसाब से आपको OMR सीट में रेस्पॉन्स भरने होते हैं। ये मैंने इसीलिए बताया कि कई बार मैंने स्टूडेंट को शिकायत करते हुए देखा है, वो कहते हैं कि हमको पता ही नहीं था कि आंसर कहाँ टिक करने होते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न पत्र अलग होता है, यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो अलग होता है। OMR सीट होती है उस पर आपको आंसर को टिक करना होता है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे। पेपर पे सॉल्व करने के बाद आपको सारे आंसर्स OMR सीट पे फिल करने होते हैं। ये फिल करने का तरीका है, मैंने आपको बता दिया है और अच्छे से हम एक इसके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट है कि इसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाता है आपको, और इसको कंडक्ट कराती है जवाहर नवोदय विद्यालय समिति। और ये बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाता है। आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं और जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कंपल्सरी टू पास इन ईच सेक्शन। जैसा कि मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि 3 सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन में पास होना मैंडेटरी होता है। लास्ट पॉइंट है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यदि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो प्लीज़ आप उसको खाली ना छोड़ें, उसमें कुछ ना कुछ फिल करके आएँ। तो ये मैं ऑलरेडी उस वीडियो में बता चुका हूँ, तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, ये 3 सेक्शन है, मैं ऑलरेडी इसको एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो चलिए चलते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। आज का मेन टॉपिक है अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक टेस्ट। ये आज का आपका मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंतर्गत, यानी कि ये जो आपके एग्जाम में आएगा ये सेक्शन फर्स्ट में आएगा, ठीक है। ध्यान रखोगे आप ये सेकंड, ठीक है, ध्यान रखोगे आप ये सेक्शन सेकंड में आएगा। तो उस सेक्शन सेकंड में जो सिलेबस है वो एक बार यहाँ देख लेते हैं, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने से बचने में ये हेल्प करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम को अच्छे से समझ लेना है। दूसरा 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं ना, जैसे कि प्लस वाले ऑपरेशंस यानी कि ऐड करना, माइनस वाले ऑपरेशंस यानी कि सब्ट्रैक्शन, और ये डिवीजन वाले ऑपरेशन, और एक होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारे ऑपरेशन आपको करने आने चाहिए। तो ये सारे ऑपरेशंस आपको करने आने चाहिए। इनको बोर्ड मास वाला कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि ये 4 ऑपरेशन होते हैं जो आपको करने आने चाहिए किसी भी चीज़ में, जैसे कि फ्रैक्शंस को ऐड करना, ठीक है, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना, या कोई 2 नंबर दे रखे हैं उनको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना। तो इस टाइप की चीज़ें आपको आनी चाहिए। डिटेल में हम इसका जब लेक्चर बनाएंगे तो वहाँ से आप देख सकते हो। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि सिलेबस क्या है। तो पहले हम बता चुके हैं नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए, जैसे ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, ये आपको बता चुके हैं। थर्ड पार्ट जो आता है वो होता है फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि जैसे कि 3/4 ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये इस टाइप के फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। और इनमें जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं जो ये टॉपिक सेकंड के अंतर्गत आते हैं, वो आपको फ्रैक्शन में करने आने चाहिए। तो इसके लिए भी हम जब अपना वीडियो लेक्चर बनाएंगे इसके लिए अरिथमेटिक वाले सेक्शन के लिए, तो वहाँ पर थ्योरी क्लासेस में इसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप पेपर समझ लीजिए कि आपके मेन टॉपिक क्या है, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में रहे। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ने से आप बचें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फैक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक आ जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये टॉपिक भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिल जाएगा। डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशन, इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें आपको जस्ट ये जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है टॉपिक सेकंड के अंतर्गत जो पढ़ाए जाएंगे आपको, वही डेसिमल नंबर में आपको फॉलो करना है। डेसिमल नंबर कुछ नहीं होता, जैसे कि 1.02 यहाँ लिख दिया मैंने ऐसे, तो ये जो पॉइंट है इसको डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स के बीच में आपको ऑपरेशंस करने आने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए इन नंबर्स का, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और ये 7th जो टॉपिक है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ हानि वाले क्वेश्चन जिन्हें बोलते हैं, वो वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे रिलेटेड भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको सिंपल इंटरेस्ट से भी, साधारण ब्याज वाला जो टॉपिक है वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अक्सर इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, समय, दूरी और चाल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ से भी आपको डिस्टेंस माने दूरी होता है, और टाइम माने समय होता है, और स्पीड माने चाल होती है। तो इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे भी जनरली 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको करना है ये। 9th जो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। ये क्या होता है कि इसमें जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक नंबर दे रखा है 2.5, और आपसे कहा जाए कि ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है। क्या है ये एक डेसिमल नंबर है, और इस डेसिमल नंबर को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल 2.5 यहाँ से जब ये डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, तो इसे हटाने का क्या तरीका है, आपको जनरली बता दिया जाएगा कि जो पॉइंट है उसके नीचे 1 लिख दीजिए, और जैसे ये पॉइंट हटाया उस पॉइंट के बाद के जो डिजिट हैं, जैसे यहाँ 1 डिजिट है तो यहाँ 1 0 लिख दीजिए। सिंपल ऐसे आपको समझाया जाता है। लेकिन ये एक्चुअली ये होता कैसे है, इसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज देख सकते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जैसे ये 2.5 है, तो इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म होगा वो 25/10 होगा, और इसको जब सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 एंड ये हो जाएगा 2, यानी 5/2। ठीक है, और ये किस टाइप का फ्रैक्शन है आप मुझे कमेंट में लिखकर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होता है एप्लीकेशंस ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स का प्रयोग, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं नंबर्स को। आपने पढ़ तो लिया ये सारा कुछ, लेकिन इसका डेली लाइफ में कहाँ यूज है, जैसे मेज़र करना, लेंथ को, मास को, कैपेसिटी, टाइम, मनी। ठीक है, तो लेंथ यहाँ पर हो जाता है लंबाई, मास हो जाता है यहाँ पे कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें कितना मास है। ठीक है, कितने मैटर से वो बना हुआ है। कैपेसिटी आपका जो वॉल्यूम वाला जो होता है वो हो जाता है। टाइम आप जानते हैं, मनी भी आप जानते हैं। ठीक है, तो ये नंबर यहाँ एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, इनका यूज़ करना आना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका टॉपिक है वो है अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। इसमें कुछ नहीं होता, आपसे कहा जाएगा कि 2 डिजिट, ठीक है, या 3 डिजिट तक किसी नंबर को राउंड ऑफ करना। तो ये भी हम अच्छे से समझेंगे कि राउंड ऑफ डिजिट को कैसे किया जाता है, या प्रिसीजन कैसे किया जाता है। कहा जाता है कि आपको 3 डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेट कीजिए या 2 डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेट कीजिए। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये अप्रॉक्सीमेशन वाले टॉपिक के अंतर्गत आती हैं। ये जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, सेम वही है। यदि आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ लेंगे, 12th वाले टॉपिक को, तो आप बहुत ईजिली ये वाला टॉपिक भी कर पाएंगे। यहाँ सिंप्लीफिकेशन का मतलब वही है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान टॉपिक होते हैं ये। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन में क्या होता है, आपको दिया जाएगा कि
सपोज कीजिए ये एक नंबर है, ठीक है, 250, और कहा जाएगा इसका 5% बताइए कि 250 का 5% कितना होगा। तो ये भी बहुत ईजीली होते हैं, यहाँ से देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 250 इसका 5% निकालना है तो यहाँ 5 रखेंगे और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 5 से इसको 2 टाइम्स कट कर दीजिए, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12.5 है। यहाँ आपको परसेंटेज का साइन पुट नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एक्चुअली में क्या था देखिए, दोबारा बता देता हूँ। 250 एक नंबर है, इस नंबर का आपको 5% पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, 250 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि 12.5, ठीक है, कितना 12.5 250 का 5% है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। कई बार रिवर्स में पूछ लिया जाता है कि 250 का यदि हम 12.5 ज्ञात करें तो वो कितने परसेंटेज होगा, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, इसके भी इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये जो आपका लास्ट टॉपिक है ये है पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। जैसे कि आपको दे दिया जाएगा सर्किल, ठीक है, एक सर्किल दे दिया जाएगा, या फिर एक स्क्वायर दे दिया जाएगा, रेक्टेंगल दे दिया जाएगा, एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा, और इन सब के कुछ भी पूछे जा सकते हैं आपसे। पेरीमीटर भी पूछा जा सकता है, एरिया भी पूछा जा सकता है, वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है। तो ये भी बहुत इजी टॉपिक है और ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक होता है। कुछ नहीं होता है इसमें, कोई मेहनत नहीं करनी होती, आपको सिंपली कुछ फार्मूले याद करने होते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करनी होती हैं, जिससे कि वो फार्मूले आपकी टिप्स पर हों, आपको बाय हार्ट याद हो जाएं। तो ये था आपका पूरा सिलेबस, ठीक है। तो टोटल ये 15 टॉपिक्स हो जाते हैं आपके अरिथमेटिक वाले सेक्शन में, जो पेपर का सेक्शन सेकंड होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पेपर का एनालिसिस करते हैं। ये है हमारा सेक्शन सेकंड और इसका नाम है अरिथमेटिक टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ कुछ डायरेक्शंस दे रखे हैं, आप उन्हें एक बार पढ़ लेंगे। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर हर प्रॉब्लम के 4 आंसर दे रखे हैं और जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आपको डार्क सर्किल में फिल करना है OMR सीट में, ठीक है। OMR सीट वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, वही वाला है कि यहाँ तो आप पेपर पे सॉल्व कर लेंगे इसको, जहाँ आपको रफ स्पेस है, या फिर डायरेक्ट यहीं सॉल्व कर सकते हैं आप, लेकिन उसका जो आंसर है वो फिल करना होता है OMR सीट में, ठीक है। वो एक पेपर होता है, हम आपको दिखा देंगे कभी, ठीक है। और वैसे मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में वो बता चुका हूँ कि कैसे क्या करना होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इसमें कहा गया कि इफ द नंबर b इज 10% लेस देन नंबर c एंड c इज 5% मोर देन 150 देन व्हाट b इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन को रीड करने से समझिए, देखो क्या समझ में आया। ये कहता है कि मान के चलिए आपके पास 2 नंबर हैं, एक b है एक c है और एक ये तीसरा इन्होंने नंबर दे रखा है 150। तो इन्होंने क्या रिलेशन बताया है कि जो b है वो c से 10% लेस है। ये जो b नंबर है ये c वाले नंबर से कितना परसेंटेज लेस है, 10% कम है। लेस का मतलब है कम होगा। c नंबर क्या कहता है कि c नंबर इज 5% मोर देन 150, यानी ये जो c नंबर है ये 150 से 5% मोर है। तो ये डेटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपको इसी को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आप c नंबर फाइंड कीजिए, ठीक है। तो c नंबर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 150 का हमको कितना निकालना पड़ेगा, 5% निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 से 2 टाइम्स जाएगा और 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7.5 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर c जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, 5% मोर देन 150। तो 150 तो यहाँ पे लिखना ही लिखना है आपको, और जितना ये ज़्यादा है तो ज़्यादा कितना है 5%, और 5% का मतलब कितना है 7.5। तो ये टोटल हो जाएगा c इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 157.5। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब ये कहता है कि बी जो नंबर है वो 10% लेस है सी नंबर से, ठीक है। तो सी वाले नंबर का पहले 10% निकालना होगा, तभी तो हमें बी नंबर पता चलेगा। तो देखिए सी वाला जो नंबर है वो है 157.5। इसका कितना निकालना है आपको? 10%, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बी वाला नंबर है वो सी वाले नंबर से 10% कम है। तो इसका 10% निकाल लेंगे आप। इसको सॉल्व करो, ये 10 हो जाता है। इसको यहाँ से सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाता है 50.75। होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी हिसाब से देयरफॉर जो बी नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि सी कितना है वो 10% लेस। तो सी वाला नंबर यहाँ पे लिख दीजिए, सी है हमारा 157.5, माइनस करेंगे आप कितना 15.75। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो बी है वो आंसर हो जाएगा और इसकी वैल्यू होगी 141.75। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो गया। चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर देखेंगे आप 141.75 यानी कि आंसर डी। तो 41 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 42। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 45, 60 एंड 75 इज। यानी कि ये जो 3 नंबर दे रखे हैं इनका HCF निकालना है आपको, HCF, और प्लस करना है उसके साथ इन तीनों नंबर का LCM। तो जैसा कि आपको पता है HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है इनका फैक्टराइजेशन करना। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 45, दूसरा नंबर है आपके पास 60 और तीसरा नंबर है आपके पास 75। इनका जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देखेंगे 3 × 3 × 5, ठीक है। 60 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 × 2 × 3 × 5, और 75 का फैक्टराइजेशन करने पर आपको मिलेगा 3 × 5 × 5। ये कर लिया, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अब आपको क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक ऐसा नंबर जो इनमें हाईएस्ट हो और कॉमन हो। तो इसके लिए आप देखिए रिपीटिशन देख लेते हैं। देखिए 3 इसमें दे रखा है, 3 इसमें भी दे रखा है और 3 यहाँ पर भी दे रखा है। तो कितना हो गया 3। तो यहाँ पर आपको 3 एक बार मिल गया, मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा देखिए 3 दे रखा है, क्या इसमें 3 दे रखा है? नहीं दे रखा ना। इसमें 3 दे रखा है? नहीं दे रखा। तो अब इस 3 को हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉमन नहीं है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, यहाँ 5 दे रखा है, तो 5 यहाँ पर भी दे रखा है और एक 5 यहाँ पर भी दे रखा है, ठीक है। तो इस 5 को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इन 2 नंबर के अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी नंबर और कॉमन नहीं है, ठीक है। कहने को यहाँ आपको 1 और 5 दे रखा है, लेकिन बाकी के जो ऊपर 2 हैं उनमें ये 5 नंबर नहीं है। तो HCF में हमको क्या है, वही नंबर लेने होते हैं जो गिवन नंबर्स के फैक्टर में कॉमन होता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पाए कि केवल 3 और 5 तीनों में कॉमन है। तो इसका जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, 15। सिमिलरली आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, LCM। तो LCM फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपके फैक्टर हैं उसका हाईएस्ट मल्टीपल लेना है। तो देखिए 3 कितने बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे 3 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो आप लिख देंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसके बाद इसमें यहाँ देखिए जो 2 × 2 है 60 का फैक्टराइजेशन, तो 2 का इसमें हाईएस्ट रिपीटिशन 2 टाइम्स हुआ था, यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 5 भी यहाँ पर 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। यानी कि जो हाईएस्ट पावर है मल्टीपल का वो ले लिया हमने, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है यहाँ पर। अब सिंपली आपको ये सॉल्व करना है। 3 3 × 9 मल्टीप्लाई 2 2 × 4 मल्टीप्लाई और 5 5 × 25। इसको सॉल्व आउट करने पर 9 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू
900। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों नंबर मिल चुके हैं। HCF आपका 15 है और LCM आपका 900 है। लिख लीजिए सिंपली, इनको ऐड कर दीजिए यहाँ पर 15 प्लस 900, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 915। चेक कर लीजिए ऑप्शन सी। हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43 को रीड कीजिए। ये क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ 0.9 डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 इज। यानी कि ये आपको कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दे रखी है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर बोर्ड मास वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, बोर्ड मास। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझा देंगे। फिलहाल आप ये समझिए, यहाँ बी का मतलब होता है ब्रैकेट, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ई का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। यानी कि जब भी आप ऐसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इस डायरेक्शन से ऑर्डर फॉलो करेंगे। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं वो सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एड एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये ऑर्डर होता है इसको सिंप्लीफाई करने का। तो कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमको क्या है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए 0.9 डिवाइडेड बाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए। आप फिलहाल डेसिमल को भूल जाइए। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9, और देखिए एक डिजिट यहाँ पर डेसिमल का, एक डिजिट यहाँ पर, यानी कि 2 डिजिट बाद डेसिमल होना चाहिए। तो 0.09। ठीक है, तो देखिए ऊपर, देखिए ऊपर आ जाइए, 0.9 डिवाइडेड बाई, ठीक है, जब इन दोनों को सॉल्व आउट कर लेंगे आप तो आपको मिलेगा 0.09। इतना समझ आया। ये हमने 2 डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट इसीलिए लगाया क्योंकि देखो एक तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर काउंट होगा और एक यहाँ पर होगा, यानी कि इनका जो रिजल्ट होगा उसमें यहाँ पर ही डेसिमल आएगा 2 डिजिट बाद। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.9 डिवाइडेड बाई 0.09। और आपको ये पता होगा कि डेसिमल पॉइंट यहाँ रिमूव करने के लिए आपको क्या होगा, यहाँ एक डिजिट लगाना पड़ेगा, यानी एक 0 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इजीली जो है इसका डेसिमल पॉइंट और इसका डेसिमल पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप लिख देंगे इसको 90.09। तो इस 0 का तो कुछ मतलब नहीं रह जाता, ये हो जाता है 90/9। 9 से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। यस, 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 44। What will be the difference between the greatest 6-digit number and the greatest 5-digit number? यानी कि इन्होंने पूछा है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब यहाँ सब्ट्रैक्शन है। किस किस के बीच में इन्होंने डिफरेंस देखना है, ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर और ग्रेटेस्ट होना चाहिए आपका 5-digit नंबर। तो आप सभी लोग जानते हैं ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर जो आपका होगा वो क्या होगा, 9999999। ठीक है, ये आपका, यानी कि 6 टाइम्स आपको 99 लिख देना है। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये जो टॉपिक है नंबर सिस्टम उसमें हम आपको बता देंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि जो 6 डिजिट का नंबर है वो 99 है। दूसरा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो कितना होगा, 5 टाइम्स 9 लिखना आपको। ठीक है, इतना लिख लिया। अब इनका डिफरेंस कर दीजिए सिंपल। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो देखिए 9 से 9 कैंसिल करेंगे तो 0, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ भी 0, 9 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ भी 0, 9 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, बचता क्या है 9, यानी 9 लाख आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है, दे रखा है, तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा उन्होंने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सिंपल, सेम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा, 7 टाइम्स आपको 99 लिखना है, 1 2 3
4 5 6 7, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, 7 डिजिट नंबर जो कि ग्रेटेस्ट है। फिर निकालना है हमको स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कितना होना चाहिए, 4 डिजिट। तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 1 0 0 0, ठीक है। ये तो आपकी समझ में यहाँ पर ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर नहीं आ रहे हैं कि ये कैसे लिख दिया आपने, ये इतना और ये इतना कैसे लिख दिया। तो फिलहाल आप डरिए मत, बस इतना पेशेंस रखिए कि जो जैसे ही इससे रिलेटेड हमारा टॉपिक आएगा सिलेबस में, लेक्चर सीरीज में, उससे रिलेटेड हम ये टॉपिक वहाँ पर कवर कर देंगे आपके लिए। फिलहाल आप ये समझिए कि ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर यही होगा और 4 डिजिट भी यही होगा। इनका क्या फाइंड आउट करना है हमको, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस का मतलब मैं बता चुका हूँ, सब्ट्रैक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 में से 1 सॉल्व करेंगे तो 8, 9 9 9, यानी कि 3 नंबर इधर है, 3 नंबर इधर है, मिडिल में एक 9 होना चाहिए। ऐसा कुछ यहाँ पे चेक कीजिए। देखिए यहाँ 3 दे रखा है, गलत है। ये 0 दे रखा है, गलत है। ये 6 गलत है। ये यहाँ दे रखा है 8, मिडिल में 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 9 9। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। Amit bought a table for rupees 1200 and spent rupees 200 on its repair. He sold it for rupees 1680. His profit or loss percentage is। देखिए ये क्वेश्चन जो है प्रॉफिट लॉस से लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अमित नाम का कोई लड़का है, उसने बाउट किया है। बाउट मीन्स खरीदना। एक टेबल को उसने परचेज किया है और उसका कीमत है 1200, ठीक है। ये उस टेबल का कीमत है जो उसने परचेज किया है। एंड स्पेंट रुपीज 200। अब मान के चलिए कि ये टेबल उसने लकड़ी का खरीदा या किसी और का, और उसका रिपेयर कराया, यानी पेंट वेंट कराया कुछ, या फिर कुछ फॉर्म जो भी उसका रिपेयरिंग है वो कराया। तो उसके लिए इसने कितना स्पेंड किया, 200, ठीक है। तो ये तो भाई उसका कॉस्ट हो गया परचेजिंग, ये उसका रिपेयरिंग कॉस्ट हो गया। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा यहाँ पे 1400। ये क्या हो गया आपका, सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है, ये कहता है कि ही सोल्ड इट, सोल्ड माना होता है बेचना, फॉर रुपीज 1680, यानी कि उसने इसको सेल कितने में किया। तो सेलिंग प्राइस जिसे हम एसपी बोलते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। तो इसका जो एसपी है वो है 1680 रुपीज़। तो अब आपको पता करना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखिए बहुत इजी है, ये इजीली आप पता कर सकते हैं। टोटल सीपी कितना हुआ, 1400, ठीक है। ऊपर चलिए थोड़ा, सीपी आपको दे रखा है 1400 और एसपी आपको दे रखा है 1680, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो जब हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है, ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कॉस्ट प्राइस, तो आपको यहाँ पर होता है प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया है हमने, वो आप वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल आप ये समझिए कि जब भी एस पी ग्रेटर देन सी पी होता है तो वो प्रॉफिट होता है, और जब भी आपका सी पी ग्रेटर देन एस पी होता है, यानी कि जस्ट उल्टा हो जाएगा ये, तो वहाँ पर लॉस होता है। इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या है, एस पी ग्रेटर देन है, ठीक है। तो प्रॉफिट आपका हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू 1680 माइनस 1400, ठीक है। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि कोई भी चीज़ आपने कितने रुपए में खरीदी माइनस करना है उसमें से, यानी कि कोई भी चीज़ आपने कितने रुपए में बेची और उसमें से माइनस करना है आपको उसका क्रय मूल्य, ठीक है। तो ये होता है प्रॉफिट आपका। यहाँ सॉल्व कर लेंगे इसको, प्रॉफिट इक्वल टू
280। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 280। इतना कर लिया आपने। तो यहाँ पर देखो इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पूछा, क्वेश्चन को रीड करेंगे ध्यान से तो उन्होंने कहा है कि परसेंटेज बताइए। तो ये जो परसेंटेज होता है ये ऑलवेज सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सीपी होगा वो कितना होगा, 1400। ठीक है, तो इस पे परसेंटेज निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 280 डिवाइडेड बाई 1400 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 14 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 0 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 20%। चेक कर लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। तो 46 में यस ऐसा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन डी। हियर द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47। 140.75 मल्टीप्लाई 0.01 इज इक्वल टू, यानी कि डेसिमल वाले टॉपिक से लिया हुआ है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है और बताना है आंसर क्या होगा। बहुत ही ईजी है। मान लीजिए ये भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ डेसिमल पॉइंट भी दे रखा है। यदि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट हम भूल जाते हैं तो क्या होगा, ये 140.75 ऐसा कुछ नंबर बनेगा। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 1 के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 14075। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने तो डेसिमल पॉइंट लगा रखे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, डेसिमल पॉइंट काउंट कर लेने हैं। देखो 1 2, यहाँ 2 डिजिट का डेसिमल पॉइंट है, 1 2 यहाँ भी 2 डिजिट का है। तो टोटल डिजिट पॉइंट कितना हो गया जो डेसिमल के हैं, 4 डिजिट हो गया ना। तो सिंपली आपको यहाँ से राइट हैंड साइड से काउंट कर देना है, 1 2 3 4, उसके बाद डेसिमल पॉइंट कर देना है, यानी कि 1.4075। तो ये सबसे इजी और सबसे सिंपल तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि आप स्टार्टिंग में डेसिमल पॉइंट भूल जाइए और सिंपली उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद डेसिमल पॉइंट काउंट कर लीजिए। जैसे कि इस केस में हमने देखा यहाँ पर 2 डिजिट का डेसिमल है, यहाँ पर भी 2 डिजिट का डेसिमल है। तो टोटल डिजिट कितना हो गया जो डेसिमल के अंदर आएगा, 4 डिजिट। तो देखिए यहाँ पर हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया, देख पा रहे हैं आप, और 4 डिजिट के अंदर ये लगाया। तो 1 2 3 4 ये चेक कर लीजिए, यहाँ पर कोई दे रखा है, यस। तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। इसको रीड करते हैं, ये क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ बर्ड्स ऑफ अ फ्लॉक आर एट अ रिवर बैंक एंड 1/5 ऑफ फ्लॉक आर इन देयर नेस्ट। ठीक है, तो इसने कहा है कि 1/4 जो चिड़िया हैं, ठीक है, फ्लॉक मतलब होता है चिड़ियों का समूह, तो 1/4 जो चिड़िया हैं वो नदी के किनारे हैं। रिवर बैंक का मतलब नदी के किनारे। एंड 1/4 जो चिड़िया हैं वो कहाँ है, नेस्ट। नेस्ट मतलब उनका जो घोंसला है। ठीक है, तो रिमेनिंग 22 बर्ड्स आर वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ फूड, व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्ड्स विच आर इन देयर नेस्ट। यानी कि वॉन्डरिंग का मतलब यहाँ घूमना, ठीक है, सर्च ऑफ फूड मतलब बाकी की जो 22 बर्ड्स हैं वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने गई हैं, ठीक है, या अपना भोजन तलाश कर रही हैं। तो बताइए व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्ड्स विच आर इन देयर नेस्ट, तो घोंसले में कितनी चिड़िया हैं, इस टाइप का इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो कुछ नहीं है, आपको अगर एक बार में समझ नहीं आया तो आप 2 बार रीड कीजिए। रीड करने के बाद आपको समझ में आया होगा कि देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो रिवर है उसका जो बैंक है, ठीक है, तो रिवर बैंक में कितनी चिड़िया हैं, रिवर बैंक पर आपका 1/4 चिड़िया दे रखा है। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा है कि जो वॉन्डरिंग है सर्च ऑफ फूड में, ठीक है, जो भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही हैं, वो कितनी चिड़िया घूम रही हैं, 22। ठीक है, और तीसरा इन्होंने कहा है नेस्ट, इनका जो नेस्ट है वहाँ पर कितनी चिड़िया हैं, 1/5। तो नेस्ट में कितनी चिड़िया दे रखी है इन्होंने, 1/5। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो टोटल चिड़िया हैं वो x हैं।
तो टोटल चिड़िया x हैं, तो x का 1/4 यानी कि x का 4th पार्ट, ठीक है, तो x/4 हो जाएगा। वो कहाँ पर है? रिवर बैंक पर। और नेस्ट में कितनी चिड़िया हैं? 1/5, तो प्लस करेंगे x/5 प्लस 22 वॉन्डरिंग यानी कि भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही हैं वो, तो 22 यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपका एक सिंपल इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर में 1 रख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आपको पता चलेगा कि हम इसको लिख सकते हैं x = 5x/20 प्लस 4x/20, जिसके नीचे कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में, वहाँ आप सिंपली 1 पुट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इस नंबर पर वैसे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 22 डिवाइडेड बाई 1 इसका मतलब क्या है? 22। तो जब हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हमें 20 रखना पड़ेगा। तो 20 रखने के लिए न्यूमरेटर में भी 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 440। इतना कर लिया आपने, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपको क्या है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो 20 को इधर ले आएंगे हम, 20x = ऊपर वाले को ऐड कर देंगे 9x + 440। ओके, तो देखिए 20x इसको इधर लेके आएंगे -9x = 440। 20x में से जब 9x सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बचेगा 11x = 440। और यहाँ से बहुत आसानी से आप x = 440 डिवाइडेड बाई 11 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 40, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 40, ठीक है। कितना हो जाएगा? 40। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है हमसे, अब कई बार क्या होगा, बच्चे x की वैल्यू 40 निकालेंगे और वो फ्लो में ये भूल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो कैलकुलेशन करने लग रहे हैं, तो इसका 40 टिक कर देंगे, जो कि आंसर गलत होगा। देखो यहाँ हमने पहले ही कहा है कि x क्या है? टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स हैं आपकी, ठीक है। और उसने पूछा है कि नेस्ट यानी घोंसले में कितनी बर्ड्स हैं, तो ये जो 40 नंबर मिला है आपको, इसका कितना निकालना है? 1/5। तो आपको यहाँ 5 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 8 होगा, यानी कि 48 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, इन हाउ मैनी ईयर्स डज द सम ऑफ 1200 बिकम ₹1800 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कीवर्ड पकड़ लिया कि सिंपल इंटरेस्ट है, यानी साधारण ब्याज वाले टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। सम का मतलब है यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट, कितना है वो? 1200। ये हो जाता है, कितना हो जाता है? 1800, ठीक है। रेट दे रखा है इन्होंने, रेट दे रखा है 5% पर एनम का, और पूछा है कि कितने साल में जो सम है इतना हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही इजी टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, होप। सिंपल इंटरेस्ट = प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही तो होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप। तो दूसरा आपको ये भी पता होगा कि इंटरेस्ट निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है इंटरेस्ट = अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ इस केस में क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, तो ऐसा ही इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट कितना है आपका? 1800 माइनस प्रिंसिपल कितना है आपका? 1200। तो आपका जो यहाँ पर SI है वो हो जाएगा 600, ठीक है। अब इस वैल्यू को कुछ नहीं, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आप लिखेंगे 600 = प्रिंसिपल आपको दे रखा है 1200
मल्टीप्लाई रेट आपको दे रखा है 5% का रेट है आपका, मल्टीप्लाई टाइम, टाइम आपको पूछा है, ठीक है, साल ही तो पूछा है कि कितने साल में इतना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए और 12 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये 60 हो जाता है, ठीक है, और 60 से इसको यहाँ डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए तो ये 10 हो जाता है, तो t इक्वल टू हो जाएगा 10। तो टाइम की जो वैल्यू निकल के आई वो 10 हो गया। यहाँ चेक कर लेते हैं, यस यहाँ पर दे रखा है, तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। How many bricks will be required for a wall 8 meter long, 6 meter high and 22.5 centimeter thick if each brick measures 25 centimeter multiply 11.25 centimeter multiply 6। तो कहने का मतलब है कि कितना ईंट चाहिए आपको, ठीक है, ब्रिक्स मतलब होता है ईंट, हाउ मैनी मतलब कितना, कितना ब्रिक्स चाहिए आपको रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल, वॉल का मतलब होता है दीवार, आपने एक दीवार कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। देखिए यहाँ डायग्राम देख लीजिए सिंपली, जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। सपोज कीजिए ये आपने एक वॉल कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, तो आपने देखा होगा, अपना घर भी देखा होगा बनते हुए, आस पड़ोस में देखा होगा कि जो ये वॉल दीवार बनी हुई होती है ये ब्रिक्स से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है, ऐसे करके इसमें कुछ ब्रिक्स लगी हुई होते हैं। तो ये आपका वॉल है, तो वॉल का इन्होंने डायमेंशन दे रखा है, क्या कहा है कि वॉल जो है आपकी वो 8 मीटर लॉन्ग है, यानी कि 8 मीटर वो क्या है, लॉन्ग है। दूसरा इन्होंने कहा है ये 6 मीटर हाई है, यानी कि इसका जो हाइट है वो 6 मीटर है। तीसरा इन्होंने कहा है कि ये 22.5 सेंटीमीटर थिक है, यानी कि ये इसकी जो थिकनेस है ये 22.5 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और फिर इन्होंने कहा है कि जो ब्रिक है आपके पास जिससे ये दीवार बना है उसका भी डायमेंशन इन्होंने दे रखा है। तो इस ब्रिक का आप डायमेंशन देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई यानी कि जो सबसे बड़ा है वो लेंथ होता है, जो उससे छोटा होता है वो हाइट होता है, और उससे छोटा होता है जो थिकनेस होता है। तो ये भी लिख लीजिए आप 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर एंड इसका जो थिकनेस हो जाएगा वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ सारे डायमेंशन हमको मिल गए। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं जिनमें नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछा है, ठीक है, तो करना क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वॉल, ठीक है, वॉल का वॉल्यूम निकालना है आपको, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालना है। तो वो जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकलेगा। इजी भाषा में आप ऐसे समझिए, जैसे कि आपके पास एक बकेट है, बकेट मतलब एक बाल्टी है, और उस बाल्टी में 5 लीटर दूध आता है, ठीक है। अगर आपके पास एक छोटा लीटर है आधा लीटर का, ठीक है, एक दूसरा बर्तन है जो आधे लीटर का है, तो आप कितनी बार उसको उस बकेट में डालेंगे जिससे कि वो बकेट फुल हो जाए, ठीक है। तो वही तो यहाँ पर हमने किया है कि भाई ये छोटा एक ईंट है, इस ईंट को हम कितनी बार रखें कि ये बड़ा वाला वॉल बन के तैयार हो जाए, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो वॉल्यूम निकालने का आपको पता है कि ये जो वॉल है इसका स्ट्रक्चर हमें कैसे दिखाई दे रहा है, क्यूबॉइड की तरह दिखाई दे रहा है ना। तो इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, डिवीजन में हम रख देंगे ब्रिक, ब्रिक के लिए स्मॉल लेटर यूज कर लेते हैं, L इंटू बी इंटू एच। यहाँ आपको सिंपली इनकी वैल्यू पुट कर देनी है, लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि इनकी जो डायमेंशंस होती हैं उनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ मीटर में दे रखा है 8 मीटर, यहाँ 6 मीटर और यहाँ 25 सेंटीमीटर। यहाँ ब्रिक्स का जो डायमेंशन दिया है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। तो आसान होगा आपके लिए कि आप इन सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो
लेंथ कितना हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई हाइट कितना हो जाएगा आपका 600 मल्टीप्लाई, और ये जो थिकनेस है यानी कि जो विड्थ है वो तो दे ही रखा है सेंटीमीटर में, तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है 22.5। और डिवीजन में ब्रिक के डायमेंशन ले लीजिए, ब्रिक के डायमेंशन सेंटीमीटर में दे रखा है, तो यहाँ पर भी आप क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 25 मल्टीप्लाई 11.25 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप, देखो 6 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 100 टाइम्स चला जाएगा, 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो 4 का जब 800 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3200। ठीक है, और यहाँ इस डेसिमल पॉइंट को सॉल्व आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटा देंगे, और यहाँ से डेसिमल हटाने के लिए आपको एक और यहाँ डिजिट रखना पड़ेगा, तो ऊपर वाले डेसिमल से नीचे वाला डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो ये सारा सॉल्व आउट करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो आंसर होगा वो होगा 6400। तो ऐसा ऑप्शन चेक कर लेते हैं कुछ दे रखा है क्या। क्वेश्चन नंबर 50 में यस ऐसा ऑप्शन हमको ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 51 में इन्होंने क्या कहा है, इफ 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू एक्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी कि सिंपल एक्सप्रेशन दे रखा है, यहाँ पर बोर्ड मास वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे आप। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना, सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ लिख लेते हैं इसको, देखिए यहाँ पर इसको हमने लिख लिया है, और इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू मिलेगी वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें डिवीजन करना है, तो 15 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे, यानी कि 15 जिसमें कुछ अभी इसमें कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज लिख देंगे। 15 माइनस करना क्या है, ये दो डिजिट को सॉल्व करना है सबसे पहले, ये वाला जो है। ठीक है, तो 15 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई 6, इसको जो सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल टू एक्स। तो 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू एक्स। अब मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था आपको बोर्ड मास। ठीक है, सबसे पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो ये ऑर्डर क्या है हमको फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले हमने डिवीजन कर लिया, नाउ मल्टीप्लिकेशन 15 माइनस 6 इक्वल टू एक्स, और इसको जब और आगे सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 9। तो ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर यस। 51 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52। 52 में इन्होंने एक फ्रैक्शन दे रखा है और इसका सिंप्लीफिकेशन पूछा है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन क्या है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ये लिख लिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर भी वही बोर्ड मास वाला कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3/8 डिवीजन एज इट इज रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यू है उनको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 मिल जाएगा आपको। एलसीएम लेने के बाद यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 1 5/8। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 3/8 डिवीजन 9/6 प्लस 5/8। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3/8। ठीक है, इन मल्टीप्लाई, ये जो डिवीजन वाला साइन है जब ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो ये जो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन होता है ये इसके जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है ये हमने उस कॉन्सेप्ट में समझाया है। फिलहाल आप यहाँ समझ लीजिए कि इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6/9 प्लस 5/8, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 3 से इसको 2 टाइम्स, 2 से इसको 4 टाइम्स, तो बचेगा 1/4 प्लस 5/8। आगे सॉल्व करने पर एलसीएम ले लेंगे 8, ऊपर हो जाएगा 2 प्लस 5 यानी 7/8। चेक कीजिए ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, यस सी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53।
53 में इन्होंने क्या कहा है, द वैल्यू ऑफ x विच मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इज, यानी कि x का ऐसा यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करें कि इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। तो इसको भी कुछ नहीं करना, सिंपली सॉल्व कर लेना है, वही बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सबसे पहले हमें प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से इसको कन्वर्ट कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 3 33 प्लस 7, यानी कि ये हो जाएगा 40/11 मल्टीप्लाई 11/5 ब्रैकेट क्लोज डिवीजन 3 का इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x/7 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 4/3। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 48 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/1 डिवाइडेड बाई 3x/7 इक्वल टू 4/3। आगे सॉल्व करने पर इसको लिख सकते हैं हम 8/1 मल्टीप्लाई 7/3x। वही डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कैसे कन्वर्ट किया बता चुके हैं हम आपको। तो इक्वल टू ये हो जाएगा 4/3। ओके, इतना सॉल्व करने पर आगे सॉल्व करेंगे तो होगा ये 56/3x इक्वल टू 4/3। ओके, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करने पर आपको पता चलेगा 3x इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। तो देखिए ये 3 से तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 14 टाइम्स हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू होगा यहाँ पर कितना मिला आपको, 14। ये चेक कर लीजिए, क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है? यस। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54। इसमें क्या कहा है इन्होंने, 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम इज इक्वल टू, यानी कि परसेंटेज वाले टॉपिक से लिया गया, बहुत ही सिंपल है। इसने कहा है देखो 5% ऑफ 10% ऑफ 175। तो जहाँ जहाँ ऑफ लगाया है ना वहाँ वहाँ आप मल्टीप्लाई करके इसका परसेंटेज निकाल दो। तो देखिए इधर से शुरू करते हैं, 175 का 10% कितना हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17.5। अब इसका क्या करना है, ये तो इतना वाला पार्ट आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है, ये आपको मिला 17.5। अब इस 17.5% का आपको क्या निकालना है, 5%। मैंने क्या कहा है, जहाँ जहाँ ऑफ है वहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसका परसेंटेज सॉल्व कर दी। तो वही तो किया हमने, सबसे पहले 175 का हमको 10% निकाल देना है, और फिर जो आंसर आएगा उसका हमें 5% निकाल देना है। तो यहाँ पर जो 175 है उसका जो 10% है वो 17.5 हो जाता है, और इसका जो 5% निकालेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2, ये 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आप कैंसिल आउट करने पर आपको पता चलेगा इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 0.875। क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25, ठीक है। यानी कि सिंपल आपको कुछ नहीं करना, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनको सॉल्व करना है, और जिसका भी आंसर 25 नहीं आता वही इसका यहाँ पर आंसर है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पूछा है नॉट इक्वल टू, तो हमें वो एक्सप्रेशन बताना है जिसको सॉल्व करने पर उसका आंसर 25 नहीं आता। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको 1 बाई 1 जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ए को जो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 माइनस 100/4, इसको कैंसिल आउट कर देंगे 25, तो 50 माइनस 25 इक्वल टू 25, तो इसका आंसर तो 25 है। नेक्स्ट बी वाला क्या है, 20 प्लस 20/4, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 25, ये भी सही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मैं कहूँगा सी से पहले आप डी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, बताऊँगा वो क्यों कह रहा हूँ मैं।
24 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 26 विच इज़ नॉट इक्वल टू 25। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा वो डी वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर हम सी ऑप्शन को सॉल्व करने से बच गए, सॉल्व नहीं किया तो हमारा टाइम ही बच गया। तो इसीलिए इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आप अपना टाइम बचा सकते हैं कि जो पहले इजी दिख रहा है वो सॉल्व कर लीजिए। तो या तो इजी से आपका आंसर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो जो बचा हुआ है वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56। ए स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर। एक स्क्वायर दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है और सेम है यानी कि बराबर है उनका क्या पेरीमीटर। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16 मीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 18 मीटर। लेंथ दे रखा है रेक्टेंगल का 18 मीटर है और जो स्क्वायर है उसकी साइड दे रखी है 16 मीटर है। द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज, तो जो रेक्टेंगल का ब्रेथ होगा ठीक है वो क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है। सिंपली आप यहाँ देखिए, ये एक हमारे पास मान लेते हैं स्क्वायर है और इसका जो डायमेंशन दे रखा है वो 16 मीटर दे रखा है। साइड का मतलब क्या है, एक स्क्वायर है उसका साइड दे रखा है 16 मीटर, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा 16 मीटर, ये भी क्या हो जाएगा 16 मीटर। दूसरा इन्होंने कहा है कि एक रेक्टेंगल भी दे रखा है आपको और उस रेक्टेंगल का जो लेंथ दे रखा है वो 18 मीटर दे रखा है और इसका जो ब्रेथ है वो आपको फाइंड आउट करना है। कंडीशन ये दे रखी है कि पेरीमीटर किसका, स्क्वायर वाला, बराबर है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ आपको फार्मूला याद होना चाहिए, इसका फार्मूला होता है 4a, ए का मतलब यहाँ पर साइड से है, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट में 18 प्लस b, क्योंकि ये हमको फाइंड आउट करना है, गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हम सिंपली इसको b रख देंगे। 2 से इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 इक्वल टू 18 प्लस b, क्योंकि ये 2 तो इधर चला गया ना, कैंसिल आउट कर दिया। तो अब सिंपली यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल लीजिए, b इक्वल टू 32 माइनस 18 इक्वल टू 14। ठीक है, तो 56 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 14, और 14 यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57। 57 को रीड करते हैं। ए पार्क इज 1500 मीटर लॉन्ग, यानी कि कोई पार्क दे रखा है और उसकी जो लेंथ दे रखी है, कितना दे रखा है आपको 1500, 7500 मीटर उसका विड्थ दे रखा है। अ साइक्लिस्ट हैज टू टेक 4 राउंड्स ऑफ दिस पार्क। साइक्लिस्ट मतलब एक साइकिल चलाने वाला, 4 राउंड यानी कि उसके 4 चक्कर लगाता है। हाउ मच टाइम विल ही टेक एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यह उसका स्पीड यानी कि जिस हिसाब से वो जिस तेजी से वो साइकिल चला रहा है वो कितना है 4.5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो बताइए उसको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा उस पार्क के 4 चक्कर लगाने में, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपकी सिंप्लिसिटी के लिए देखिए, मान लेते हैं कि ये एक कोई पार्क है, ठीक है, इसका लेंथ दे रखा है और इसका विड्थ भी दे रखा है। अब क्या करना है, उसने इसके 4 राउंड लगाए। कितने राउंड लगाए इसके, राउंड 4। ठीक है, उसने 4 इसके राउंड किए हैं। तो 4 राउंड करने के बाद क्या कहता है वो कि उसको टाइम कितना लगा 4 राउंड लगाने में, ये हमको फाइंड आउट करना है। स्पीड उसने दे रखा है, स्पीड कितना है हमारे पास 4.5 किलोमीटर पर आवर। ओके,
तो जैसा कि आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यदि डिस्टेंस का आपको मालूम हो जाए कि डिस्टेंस कितना है, तो स्पीड दे रखा है, टाइम आप बहुत इजीली से निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, पेरीमीटर डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई पेरीमीटर। कि भाई देखो पेरीमीटर क्या होता है, इसके चारों तरफ घूमना। ठीक है, तो यही तो इसका पेरीमीटर है। तो एक राउंड लगाया तो 1 पेरीमीटर, दूसरा राउंड लगाया 2 पेरीमीटर, तीसरा राउंड 3 पेरीमीटर, चौथा राउंड 4 पेरीमीटर। तो चारों पेरीमीटर को या तो आप देखिए ऐसे लिख लीजिए P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि ये P सारे इक्वल हैं। तो या फिर ऐसे लिख लीजिए 4 मल्टीप्लाई P। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई P। ये आपको पता है कि जो रेक्टेंगल है उसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 8 इन ब्रैकेट, लेंथ कितना दे रखा है 1500 मीटर प्लस 750। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 8 मल्टीप्लाई 2250। ठीक है, इतना हो जाएगा ये। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 0 0 8 1। ठीक है, सिंप्लीफाई आप कर लेना, मैंने यहाँ थोड़ा ये माइंड में कैलकुलेट किया है। तो इतना आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए, ये ध्यान रखना, ये जो आपको वैल्यू मिली है ये मीटर में मिला है। ठीक है, तो 18,000 मीटर का मतलब हो जाता है कितना, 18 किलोमीटर। ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। ये हमने 18 किलोमीटर में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि जो हमें स्पीड दे रखा है ना वो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। तो इसीलिए क्या है, जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनका यूनिट सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ पर सिंपली रख दीजिए। अब स्पीड आपको दे रखा है 4.5 इक्वल टू डिस्टेंस पता चल गया आपको 18 अपॉन टाइम। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे t इक्वल टू आपको मिल जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 4.5, और यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 लग जाएगा। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो t का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। t का यहाँ पर कितना वैल्यू मिलेगा सॉल्व करने पर, ये हो जाएगा 4। ठीक है, चेक कर लेते हैं यहाँ पर कोई ऑप्शन दे रखा है, यस। तो 57 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 58। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640 इज, यानी कि 640 का आपको प्राइम फैक्टर खोजना है, क्या होगा। तो देखिए सिंपली कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है। 640 इसके आपको फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 को भी आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 5। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कुछ ऐसे होगा 2 मल्टीप्लाई 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 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। तो देखिए ये मैंने किया कैसे वो आपको बता देता हूँ। सिंपली देखिए जैसे एलसीएम लेते हैं ना 2 डिजिट का, आपको वही करना होता है यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल नंबर है। तो आप इसको सॉल्व करते चले जाइए। 2 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर इसको 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगेन 2 से, अगेन फिर से और फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाता है, आपके फैक्टर्स हो जाते हैं। इनको आप देख पा रहे हैं
ठीक है, रिपीट किया है 7 टाइम्स, फिर मल्टीप्लाई 5 है, और ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन डी दे रखा है, इसीलिए आपका जो आंसर हो जाता है 58 का वो डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहता है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी नीचे एक एक्सप्रेशन दे रखा है और उसका अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट निकालना है। तो ये उसी टॉपिक से लिया गया है जो मैं आपको बता रहा था, अप्रॉक्सीमेशन आपके जो सिलेबस में है। तो इसको सॉल्व करने का देखिए, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। कुछ नहीं करना आपको, इसके अप्रॉक्सीमेट डेटा यहाँ पर लिख लें। तो देखिए ऐसे लिख देते हैं इसे, 49.6 का मतलब हो गया 50, मल्टीप्लाई 10.2 का मतलब हो गया 10, माइनस 7.1 का मतलब हो गया 7, मल्टीप्लाई 29.7 का मतलब हो गया 30, माइनस 5.1 का मतलब हो जाता है यहाँ पर 5, मल्टीप्लाई 20.1 का मतलब हो जाता है यहाँ पर 20। तो देखिए ये मैंने कैसे लिख दिया इसको, जब आप इसकी कॉन्सेप्ट समझेंगे ना अप्रॉक्सीमेशन वाले टॉपिक के, तो होता क्या है कि अगर 0.5 डेसिमल से कोई नंबर क्या है ग्रेटर देन है तो हम उसको 1 काउंट करते हैं, यदि 0.5 बड़ा है उस नंबर से, ठीक है, तो हम उसको 0 काउंट करते हैं। जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या होंगे 0 काउंट किए जाएंगे। यदि आपका आता है 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तो ये जो आपके नंबर हैं ये 1 काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 21.2, तो इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेशन में 21। यदि मैंने कहा 21.7, तो अप्रॉक्सीमेशन में इसका मतलब है 22। कि ये जो 0.7 है ये अप्रॉक्सीमेशन में कितना हो जाता है, ये आपका 1 हो जाएगा, तो 21 + 1 = 22। तो समझ में आया। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है आपको, बोर्ड मास लगाना है, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं दे रखा तो ये हमारे काम का नहीं होता, बचता ये है। सबसे पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर चेक करते हैं कुछ दे रखा है, नहीं डिवीजन में तो कुछ नहीं दे रखा, तो सबसे पहले इसका क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 500, माइनस फिर इन दोनों का क्या कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इतना हो जाएगा ये 7 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो 210, माइनस फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 100 = 500 माइनस 310। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 190। ओके, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप, इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए, ये इसके बराबर आना चाहिए 500 के। देखिए 0 0 5, चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, यस 190, यस। तो 59 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60। We reached our destination at 2.45। डेस्टिनेशन मतलब जहां आप जा रहे हैं, गंतव्य। तो आप अपने डेस्टिनेशन पर 2:45 पर पहुंच जाते हैं, और कितना 4.5 घंटे आपने ट्रैवल किया, तब जाकर आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। तो पूछा गया है कि आप व्हेन डिड वी स्टार्ट, कि चलिए आप अपने घर से अपने नानी के घर गए, तो आप अपनी नानी के घर पहुंचे 2:45 पर, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जाने में आपको जो टाइम लगा ना वो लगा 4.5 घंटे। तो 4.5 घंटे का मतलब क्या होता है 4 × 60, क्योंकि 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है, ठीक है। तो आधा घंटा में कितना मिनट हो जाएगा 30, तो +30, तो इतना ये मिनट लगा आपको। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मिनट निकालें तो, पर इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप जिसको घंटे में रहने दीजिए, ठीक है। तो उस आपसे पूछा गया है कि आपने कब स्टार्ट किया, तो देखिए आपको फाइनल टाइम पता है कि आप 2:45 पर घर पहुंच गए थे, 4.5 घंटे आपने ट्रैवल किया,
तो स्टार्टिंग आपका टाइम क्या रहा होगा? तो देखो 12 लिख लो आप, 12, ठीक है। 12 क्यों लिखा है कि अगर इससे हम 2 घंटे 45 मिनट आगे जाते हैं, ठीक है, तो 4.5 घंटे में से कितना घंटा बचा हमारे पास? एक घंटा तो बचा ही बचा पूरा, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं, 45 मिनट और बचा, ठीक है। क्योंकि देखिए इन सभी को यदि आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 घंटे ये और 1 घंटा ये, 3 घंटा तो ये हो गया, 3 घंटा हो गया। तो आपको क्या करना है, अभी 45 मिनट यहाँ के और 45 मिनट यहाँ के, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 90 मिनट। और 90 मिनट के यदि आप आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 आवर एंड हाफ, ठीक है। तो 1.5 घंटा हो जाएगा। तो 3 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.5 घंटे हो जाते हैं। तो करना क्या है कि भाई आपके 2 घंटे 45 मिनट तो इधर ही हो गया, तो बाकी कितना बचता है आपका? 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटा आप पीछे लौटिए, 11 बज गया, और 45 मिनट पीछे लौटिए तो 10:15 हो रहा होगा उस टाइम, ठीक है। तो कितना टाइम हो रहा होगा उस समय? 10:15। 60 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि आपने देखा, ये हमने जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर होता है उसका एनालाइज किया है, और इस एनालिसिस में हमने सेक्शन सेकंड का एनालिसिस किया है जो आपका अरिथमेटिक टेस्ट है। तो यदि आपने हमारा वीडियो ये लास्ट तक देखा है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं। तो देखिए, अरिथमेटिक टेस्ट में यदि आपको दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में आगे रहना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से लेके 20 तक जो टेबल हैं वो बाय हार्ट याद होने चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, 1 से लेके 20 तक आपको स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। ऐसे ही 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। तो ये सारी चीज़ें आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, जिससे कि आपका स्पीड कैलकुलेशन फास्ट रहे। तीसरा जो है वो 1 to 10 आपको क्यूब भी याद होनी चाहिए, जैसे 3 का क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। 2 का क्यूब निकालेंगे कितना हो जाएगा? 8। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम देने गए और वहाँ पर आपको सपोज कि ऐसा कोई नंबर आ गया कि 3 की पावर क्यूब आपको कैलकुलेट करना है, तो आप करने लग रहे हैं 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9 × 3, ये कितना हो गया? 27। ऐसे नहीं करना है। ऐसे आप करेंगे तो आप दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आपका टाइम बहुत लग जाएगा। तो इसीलिए ये आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, जितना जितना मैं आपको बता रहा हूँ। 2 से 20 तक टेबल्स, 1 से 20 तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, एंड 1 से 10 तक आपको क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट याद होने चाहिए। 4th, जो वॉल्यूम, पैरीमीटर एंड एरिया, ये तीनों सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इनके याद होने चाहिए, ठीक है। और क्यूबॉइड और क्यूब, ये सारे जो रिलेटेड फार्मूले हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से तो अपनी कैलकुलेशन आप फास्ट रख सकते हैं। इससे जो टिप है वो ये है कि जो भी ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने वहाँ पर एक वॉल बनाया था आपको समझाने के लिए, तो आपको ऐसा वहाँ नहीं बनाना है, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ये मैंने तो इसीलिए बनाया जिससे कि आपके ये समझ में आ जाए। आपको वहाँ कुछ नहीं करना, जस्ट माइंड में कैलकुलेट करना है। तो जो टिप है वो ये है कि जब भी आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको रफ स्पेस वाला, ये जो पेपर में लिखा होता है ना रफ स्पेस, वहाँ पर सॉल्व ना करें। क्योंकि मान के चलिए आप ये देखिए कितना दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 दे रखा है, तो ठीक है, ये लास्ट के जो 4 होते हैं 54, 55, 59, 56, इनका सॉल्यूशन तुम यहाँ कर सकते हो। लेकिन यदि आप ऊपर वाले जो क्वेश्चन होंगे इसमें उनको यहाँ सॉल्व करोगे तो आपको बार बार ऊपर नीचे होना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हो सकता है कि आपकी नज़र से कोई पॉइंट बच जाए, कोई नंबर बच जाए फास्ट में कैलकुलेशन करते समय, तो एक छोटा सा मिस्टेक आपका आंसर गलत कर देगा, ठीक है, आपका मेहनत खराब होगा। तो आपको क्या करना है, जहाँ क्वेश्चन दे रखा है उसी की बगल में ये जो स्पेस होता है ना ये वाला, यहाँ पर ही सॉल्व कर लीजिए। जैसे मैंने आपको इसमें करके दिखाया, जैसे कि जो भी चीज़ सॉल्व करनी थी, जहाँ भी हमें थोड़ा सा स्पेस मिला
वहीं पर उसको सॉल्व कर लिया। लास्ट टिप है कि और अपना टाइम बचाने के लिए, ठीक है, क्या करना होता है कि ये जो आपको डायरेक्शंस दिए होते हैं ये वाले, ठीक है, इसको पढ़ने में अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इनको जस्ट देख लेना हल्की सी नज़र से, फास्ट नज़र में, कि अच्छा क्या करना है, अच्छा इसमें कुछ नहीं दे रखा, जस्ट एक आए कि आंसर ढूंढो और टिक कर दो। तो ऐसे करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। और ये तभी आएगा जब आप एटलीस्ट 10 प्रैक्टिस सेट प्रिपेयर करके जाएंगे पेपर देने से पहले, ठीक है। तो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।